हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो दोस्तों, देखते हैं नीट पीजी की काउंसलिंग की अभी की क्या स्टूडेंट की अप्रोच है। क्या जिस स्टूडेंट्स को अभी तक सीट नहीं मिली है वो आगे की काउंसलिंग को किस हिसाब से अप्रोच में लेके चले जिसको ईजिली सीट मिल सके। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे नीट पीजी में, अराउंड 90,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। उसमें से अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फ़िलहाल 50% से 60% स्टूडेंट्स ने फ़िलहाल अभी सीट्स अपने हाथ में ले ली है। ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी की ग्राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग भी थी। उसमें आपने देखा था कि ऑलमोस्ट सभी सीटों पे अलॉटमेंट हुआ था। जिन बच्चों ने काउंसलिंग की थी उनमें सभी को अलॉटमेंट मिला था, तो वो सीटें स्टूडेंट्स के पास थी। उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका अभी फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, वो भी होपफुली विद इन अ वीक आ जाएगा और एक हफ्ते से पहले ही आ जाएगा। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना राउंड फर्स्ट करा चुके हैं, रिज़ल्ट भी निकाल चुके हैं, और काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना राउंड नंबर 2 में तक भी जा चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़। तो काउंसलिंग अभी अपने मिड में आ चुकी है, अराउंड 40% जर्नी अपनी ट्रैवल कर चुकी है, और ऐसे ही देखते देखते ये काउंसलिंग फिनिश हो जाती है। सो अभी ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं हम क्या अप्रोच रखें कि हमको बेस्ट अलॉटमेंट जो हमारी रैंक डिज़र्व करती है वो लेके हम बाहर हो जाएं। और इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी हाथ में सीट है और वो और देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस काउंसलिंग में। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल आप इस काउंसलिंग को अपने हिसाब से घुमा सकते हो, बहुत कुछ काउंसलिंग कर सकते हो, बट एक दायरे में रह के, बिकॉज जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, जो काउंसलिंग कमिटीज़ है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जो कि वो स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज करते हैं। बिकॉज उनको पता है कि हर स्टूडेंट काफ़ी कुछ ट्राई करना चाहता है अपनी काउंसलिंग से थ्रू, लेकिन ये जो सीट्स हैं अल्टीमेटली नीचे वाले स्टूडेंट्स के भी पे पास होनी है, इसलिए काफ़ी बाउंडेशंस होती हैं जो कि खासकर राउंड 2 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो हमारा राउंड नंबर 1 था, ऑलमोस्ट फ्री एग्जिट वाला राउंड, वो तो यहाँ से फिनिश हो रहा है। अब स्टूडेंट अपने जा रहे हैं राउंड नंबर 2 पे। इसी के साथ हमारा डीएनबी काउंसलिंग की भी नोटिफिकेशन आ गया है, और डीएनबी काउंसलिंग के भी रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी अप्रोच होनी चाहिए। यूपी की काउंसलिंग आ गई। यूपी में जैसे कि बताया था कि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में, और वही हुआ। काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करिए, देखिए आपने लास्ट सेशन में भी सुना होगा, लास्ट टू लास्ट सेशन में भी सुना होगा कि हमेशा कहने की कोशिश करी थी इस प्लेटफॉर्म से कि स्टेट के जो काउंसलिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन कंपैरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़े लो पैकेजेस देखने को मिल सकते हैं। वही हुआ। आप देखो डीम के मुकाबले अगर हम उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट देखते हैं तो काफ़ी लो फीसेस पे काफ़ी अच्छी रैंक तक मिला। जनरल सर्जरी टचिंग टू 80,000 रैंक वाले बच्चों को भी जनरल सर्जरी में अलॉटमेंट मिल गया उत्तर प्रदेश के अंदर। TBNHS में 75,000 के आसपास का अलॉटमेंट मिल गया। ऑर्थोपेडिक्स में भी आप देखते हो तो 70,000 प्लस के वाले बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहा है यूपी के अंदर। तो ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन के अंदर भी अब 70,000 प्लस के अलॉटमेंट गया। रेडियो और डर्मा में भी देखते हैं तो 45,000 प्लस पे अलॉटमेंट जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टेट रहा था यूपी। और मैक्सिमम अभी जो रिज़ल्ट आया राउंड नंबर 1 का, तो इसमें सभी बच्चों को सीट मिल गई है और 100% सीट पे अलॉटमेंट हो चुका है। मंडे को इसका अलॉटमेंट लेटर आएगा, और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद स्टूडेंट कैन डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर। जो भी आपको कॉलेज मिला है वो लेटर आप डाउनलोड कर लोगे। फर्दर फिर आपको यूपी DGME के ऊपर नोटिस आएगा, वहाँ से आप नोटिस देखोगे कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। वैसे यूपी का जो प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो फीसेस आप लोग जो पे करोगे वो हम कॉलेज को नहीं पे करते हैं। वी यूज़ टू पे दैट फीसेस टू यूपी DGME, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन को ही हम फीसेस पे करते हैं और अपग्रेड में जाते हैं। इन केस अगर अपग्रेड में हमारा कॉलेज अपग्रेड होता है या सेम कॉलेज में हम रिटेन करते हैं तो यूपी DGME फीसेस को डाइवर्ट करता है टू द डिफरेंट कॉलेजेस वेयर द स्टूडेंट हैव गॉट द अलॉटमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। यूपी ही एक ऐसा स्टेट था जो फर्स्ट राउंड से सिक्योरिटी अमाउंट रखता था, इसलिए यहाँ पे रिटेंशन रेट काफ़ी कम रहेगा। काफ़ी कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो सीटों को छोड़ेंगे। और यूपी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि राउंड नंबर 2 में भी दोबारा से रीओपन होगा, नए रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, इसलिए काफ़ी बच्चे जो अभी अट्रैक्ट हुए यूपी की काउंसलिंग के लिए फिर से यूपी में काउंसलिंग करेंगे और सीट लेंगे। यूपी का हर साल का मैट्रिक्स ऐसे रहता है कि अराउंड जो मैक्सिमम सीट्स है, यू कैन से डैट 70% से ज़्यादा सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाती है, और कुछ ही सीट ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, किसी बच्चे को फीस का स्लैब नहीं पता था, कुछ हिडन फीस थी उसकी वजह से, या किसी को कॉलेज लास्ट मोमेंट में नहीं पसंद में आया। अभी तो ऐसा है कि बच्चे भी जाके कॉलेज भी नहीं देख सकते, उसके बारे में भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग इट थ्रू द सोशल मीडिया एंड फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड ऑल।
तो ये देखना रहेगा कि राउंड नंबर 2 पे कितनी सीटें आती हैं। तो यूपी में राउंड नंबर 2 में अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हो तो जो फर्स्ट राउंड में सीट थी उसमें आप देखते हो तो 30% से भी कम सीटें आएंगी, नियर अबाउट 20% सीटों आने की चांसेस हैं। बिकॉज स्टूडेंट कंपेयर कर पा रहा है, फीसेस भी काफ़ी लो है इन कंपेरिजन टू अदर काउंसलिंग। राजस्थान से, हरियाणा से, या जितने भी ओपन स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, इससे कम फीसेस का हमको अलॉटमेंट मिला और काफ़ी हाई रैंक्स पे मिला हुआ है, तो सीट काफ़ी कम आएगी। सो यूपी की काउंसलिंग काफ़ी अच्छी गई है, इसका फ़र्क भी आएगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा कि जो एमसीसी की जो काउंसलिंग होने वाली है राउंड 2 पे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राउंड 2 पे सीट मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करिए। राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 टाइप के मैट्रिक्स होंगे फ्रेंड, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक आता है वर्चुअल वैकेंसी, एक आएगा आपका न्यू सीट एडेड। तो वर्चुअल वैकेंसी ऐसे सीट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स ने राउंड नंबर फर्स्ट में जिनको अलॉटमेंट मिला है और उन्होंने सीट्स को रिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने सीट्स को ले लिया है। उनका ये प्लान है कि लाइक उनको सीट्स हमारा डीम में ही चाहिए या ऑल इंडिया कोटा से ही चाहिए, तो उन्होंने सीट्स को ले लिया। अब वो राउंड नंबर 2 में जा रहे हैं, उस सीट को अपग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई बेटर कॉलेज या बेटर सब्जेक्ट मिल सकता है, तो वो ट्राई करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो मैक्सिमम 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर जो आप लिस्ट देखोगे, इनकी सीट स्वैपिंग होती है, ये सीट खाली नहीं होती है। यानी कि एक बच्चे के पास फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, तो अब वो उससे बेटर वाले में ट्राई करेगा, अगर उधर सीट मिल गई तो ये सीट दूसरे वाले बच्चे को चली जाएगी। तो ये न्यू एडेड सीट नहीं है, ये सीट स्वैपिंग है। यानी कि ये सीट्स ऐसी होती हैं कि यही स्टूडेंट्स को ही सीट मिलनी है। तो बेसिकली जब आप लोग चॉइस फिलिंग करिएगा तो न्यूली एडेड सीट्स पे जाइएगा, उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत सीट्स और ऐड होकर आई है तो वो सीट आती है। ये ऐसी सीट्स आती है जिस पे बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, और ऐसी सीटें आएंगी जिस पे बच्चों ने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन का पार्ट समझ के चलना है। अब सेकेंड राउंड से रेजिग्नेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। जैसे कि आपने देखा कि डीम यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चों के पास सीट थी और उनको स्टेट में भी सीटें मिली, तो उन्होंने सोचा कि डीम को रखते हुए हम स्टेट में ट्राई कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिंपल कर दिया कि नहीं, अगर आपको स्टेट का अलॉटमेंट चाहिए तो पहले आप डीम की सीट को छोड़िए, लीव करिए, रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लीजिए, जिससे कि ये सीट पूरी तरह से खाली हो जाए और दूसरे बच्चे के लिए अवेलेबल हो जाए। देन यू कैन गो फॉर द स्टेट, और फिर आप स्टेट में अलॉटमेंट ले सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी सीट्स डीम में आप देखोगे कि अभी 8 तारीख तक का टाइम है। तो जो सीट मैट्रिक्स अभी इसमें फ़िलहाल अवेलेबल है एमसीसी पे, ये और अपग्रेड होगी और 8 तारीख के बाद हो सकता है थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कर दिया जाए, इसमें 9-10 तारीख भी हो सकती है। तो उस समय एक फ्रेश मैट्रिक्स आएगी। फ्रेश मैट्रिक्स में आपको पता चलेगा कि अब कितनी सीट्स न्यूली एडेड के अंदर हैं और कितनी सीट वर्चुअल के अंदर हैं। इस हिसाब से आप राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 में अगर हम देखते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अब 10 तारीख के आसपास मान के चल सकते हैं हम, चांसेस लग रही है कि 10 तारीख से राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा फॉर द एमसीसी काउंसलिंग। राजस्थान की स्टेट की जो काउंसलिंग भी है, राजस्थान स्टेट में फ्री एग्जिट था राउंड नंबर फर्स्ट में, काफ़ी ज़्यादा फीसेस थी। राजस्थान कॉमन स्टेट था, तो ये राजस्थान में फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट ने मैक्सिमम काफ़ी जगह पे और फॉर्म को फिल किया है। प्राइवेट के केस में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्थान में आप देखोगे जो सीट्स ऑक्यूपाइड भी थी, ऑलमोस्ट इसमें यूपी के रिवर्स होगा कि 70% सीट्स यहाँ पे चांसेस हैं कि खाली होकर राउंड नंबर 2 में जाने की चांसेस हैं। हरियाणा में भी यही देखने को मिल सकता है कि 50% से ज़्यादा सीटें जो बच्चों ने सीट ली है वो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे और वो फिर राउंड नंबर 2 में जुड़ जाएंगे। तो राउंड नंबर 2 में भी काफ़ी पोटेंशियल है। अगर काफ़ी बच्चे, अगर आप नहीं ले पाए हो सीट ड्यू टू एनी रीज़न, तो राजस्थान, जैसे कि हमने पहले बताया था कि राजस्थान में हाई फीसेस होने की वजह से हाई रैंक पे आसानी से सीटें मिलेंगी, तो राजस्थान में हम ट्राई कर सकते हैं। हरियाणा में भी ट्राई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की चॉइस फिलिंग चल रही है, कल तक चॉइस फिलिंग चलेगी। काफ़ी पहले इसका रजिस्ट्रेशन निकल के आया था। हिमाचल प्रदेश की भी में अगर बच्चों ने चॉइस फॉर्म को फिल करके रखा है एंड यू आर सिटिंग ऑन द हाई रैंक लाइक 50,000 55,000, तो हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट अ गुड सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी आपको मिल सकता है। एक नई बात देखने को मिली है इस बार काउंसलिंग में कि ऑब्स गायनी इस बार पीडियाट्रिक्स से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है ऑब्स गायनी के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी देखने की बात है। इसलिए जो ओपन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको देख के चलना है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट सब्जेक्ट, तो हम एक बैकअप बना के चलें। इस हिसाब से आप ये चीज़ों को लेके चल लो। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट को समझने वाली बात है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन से देखिए। अभी डीएनबी की काउंसलिंग में सबसे पहले, अभी डीएनबी में डिस्कस करने से पहले ये चीज़ है कि डीएनबी में सब स्टूडेंट जानना चाह रहा है कि कौन बच्चा डीएनबी के लिए एलिजिबल है, कौन बच्चा डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे बच्चे जिनके पास सीट नहीं है वो तो 100% एलिजिबल हैं।
बट ऐसे बच्चे जिनके पास सीट है, उनको कहीं पे सीट मिल गई है, वेदर दे हैव गॉट द सीट इन द डीम यूनिवर्सिटी और दे हैव गॉट द डीम सीट इन द ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, तो फ़िलहाल तो अभी आप लोग DNB की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल दिखाई दे रहे हो। बट जैसे कि स्टेट कोटा में लगा है ये रूल कि स्टेट में अगर आप सीट लेना चाहते हो तो ये सीट आप छोड़ के आओ, तो ये रूल यहाँ पे भी लग सकता है कि DNB में अगर आप सीट लेना चाहते हो तो इसमें रजिस्ट्रेशन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है DNB के लिए। DNB का रजिस्ट्रेशन जब 8 मई से खुलेगा और 17 तक चलेगा, तो ऑल द स्टूडेंट दोज हु वांट टू डू द DNB काउंसलिंग, तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, बिकॉज फर्दर राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं खोलेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई बाउंडेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन सभी बच्चे करा सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना है। प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हम सीट को लेने जाते हैं, व्हेन वी यूज टू गो टू टेक द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज और इन द हॉस्पिटल। जैसे आपने देखा कि स्टेट की काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हम फॉर्म फिल कर सकते थे, चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन सीट लेने जब स्टूडेंट जा रहा है तो उसको पुरानी वाली सीट को रिज़ाइन करना है। तो ये रूल एप्लीकेबल हो सकता है DNB में भी कि अगर आप DNB की सीट को फ्रीज़ करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू लॉक योर सीट, जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है राउंड नंबर 1 में या राउंड नंबर 2 पे, तो उससे पहले आपके पास जो इन हैंड सीट है पहले कहीं पे भी, उसको आपको छोड़ के आना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात ये रहेगी कि आप यहाँ पे सीट का कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि स्टेट में आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा की आपके पास एक सीट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक सीट है, नाउ यू हैव गॉट अ अलॉटमेंट इन द स्टेट कोटा और इन द ओपन स्टेट प्राइवेट कॉलेज, कहीं पे आपको अलॉटमेंट मिला, तो आप दोनों सीट को कैलकुलेट कर सकते हो कि किस सीट का ज़्यादा वेटेज है, मेरे पास बेटर अलॉटमेंट कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से देखते हुए आप पिछली सीट को छोड़ सकते हो। एक चीज़ ये है कि जिस सीट की तरफ आप जा रहे हो, फर्दर सेकंड अपग्रेड भी आप उधर ही करोगे। सपोज़ कर लिया आप डीम को छोड़ के आ रहे हो, स्टेट में जा रहे हो, तो स्टेट की सीट आपने ले ली और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फिर आप अपग्रेड के लिए यूज़ करो। इसमें काफ़ी बच्चे जो एक्सपेरिमेंट के मूड में हैं, जो सीट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, बिकॉज फर्स्ट राउंड होने के बाद डीम का और स्टेट का आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम सीट ऑक्यूपाइड होती जा रही हो, और जो पहले जो सीट्स ऑक्यूपाइड होती है वो वही सीट्स ऑक्यूपाइड होती है जो अच्छी सीट्स होती है। अच्छी सीट्स की डेफिनेशन ये होती है कि जिसकी फीसेस कम है, जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, और जैसे जैसे काउंसलिंग अपने लास्ट तक पहुँचती है, जो सीट्स आपके पास रिमेनिंग देखने को मिलेंगी वो वही सीट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे ड्यू टू एनी रीज़न बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, कॉलेज नए हैं, सीट परमिटेड है या ट्यूशन फीसेस ज़्यादा हैं। एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी, देखिए कर्नाटक में भी अभी चेंज आया, रीशेड्यूल हुआ है काउंसलिंग, थोड़ा सा डेट बढ़ाया गया है। तो मॉक अलॉटमेंट से पहले आपने देखा कि जो क्यू कोटा या NRI कोटा की जो फीसेज आई हैं उसमें 1 करोड़ से ऊपर की भी फीसेज आई हैं। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की फीस है, 90 लाख की फीस है, 85 लाख की फीस है, 80 लाख की फीस है, 70 लाख की फीस है। तो कर्नाटक में भी ये चीज़ क्लियर थी कि जो चॉइस फिलिंग है वो राउंड नंबर 1 में ले ली जाएगी और फर्दर यही चॉइस फिलिंग आगे वाले राउंड तक चलेगी। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में बच्चे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट दे विल बी नॉट एबल टू ऐड अ न्यू चॉइसेस। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि काफ़ी सीट्स जो कि क्यू कोटा के अंदर है, जिनकी फीसेस ज़्यादा हैं, ये सीट्स खाली रह गई, इनकी चॉइस फिलिंग नहीं हुई, और ये सीट सीधे कॉलेज के पास रहेंगी और ये सीट ओपन होकर आएंगी स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी काफ़ी सीट्स आने वाली हैं, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में वही सीट्स आएंगी जो कि एक्सपेंसिव हैं, जो कि बच्चे नहीं ले पाए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलना है। DNB की काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करिए, जो भी रैंक है आपकी अप टू द रैंक ऑफ लाइक 30,000 प्लस का अच्छी चांसेस रहेंगी टू गेट द सीट इन द DNB राउंड नंबर फीस में एक लिमिटेड सीट्स के साथ आएगा। फर्दर राउंड में राउंड नंबर 2 में वो सीटों को और बढ़ाएगा, जो न्यूली एडेड सीट्स है वो राउंड नंबर 2 में ऐड होंगी। तो आपकी अगर रैंक अच्छी है, आप अगर सीट को चेक करना चाहते हो कि सपोज़ कर लो आपके पास रेडियो का अलॉटमेंट है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, या आपके पास रेडियो का अलॉटमेंट है या डरमा का अलॉटमेंट है या किसी भी अच्छे सब्जेक्ट का अलॉटमेंट है स्टेट के अंदर या ऑल इंडिया कोटा के अंदर, आप DNB से चेक करना चाहते हो कि DNB में क्या मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, क्या कुछ बेटर हॉस्पिटल मिल सकता है, क्या कुछ बेटर लोकेशन मिल सकती है, तो बिल्कुल आप DNB का अलॉटमेंट ले सकते हो, मैं काउंसलिंग कर सकते हो। और इसकी आप सीट कंपैरिजन करने के बाद कि मेरा बेटर अलॉटमेंट कौन सा है, DNB का है कि स्टेट का है, तो एक सीट को ड्रॉप करके आप आगे जा सकते हो। DNB का अलॉटमेंट आने के बाद फर्स्ट राउंड में इनकेस अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑटोमेटिक राउंड नंबर 2 या फर्दर राउंड में आप आगे जाते रहोगे। जिनके पास सीट आ रही है आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इस सीट को छोड़ना है या लेना है। अगर सपोज़ कर लो आप स्टार्टिंग में करते हो कि ठीक है मैं सीट को ले रहा हूँ और फिर 2 दिन बाद आप मूड बनाते हो कि नहीं
सीट को मैं छोड़ देता हूँ, उस कंडीशन में आप काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। तो बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना है कि इफ़ यू आर गोइंग टू फ्रीज द सीट दैट मीन्स कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल सीट। फिर आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो यू विल बी आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। या अगर आपको सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप सीट को छोड़िए और आगे के राउंड में जाइए। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे, तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि सीट जो आपको मिली है उस सीट को छोड़ने से पहले यू हैव टू एनालाइज इट आउट कि देखिए काउंसलिंग आगे बढ़ती जा रही है और सभी बच्चे क्रीमी चीज़ों के ऊपर पहले जाते हैं। तो हमको ये चीज़ देख लेना है कि चलिए राउंड नंबर फर्स्ट में सीट छोड़ा डीम के, कोई बात नहीं, स्टेट के राउंड नंबर फर्स्ट में छोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड राउंड में सीट छोड़ना बहुत टफ हो जाता है, थर्ड राउंड में सीट छोड़ना काफ़ी टफ हो जाता है। तो सीट को छोड़ने से पहले हमको देख लेना है कि वेदर मैं आगे फर्दर राउंड में हम सीट को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो डीएनबी की काउंसलिंग में ये चीज़ क्लियर हो गई। कुछ मेजर पॉइंट्स हम यहाँ पे डीएनबी की काउंसलिंग के ऊपर आकर डिस्कस कर लेते हैं कि वन टाइम चॉइस फिलिंग है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं डीएनबी की काउंसलिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन तो सब लोग को स्टार्टिंग में करा के रख लेना है। 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 17 तारीख तक। आप 8 को 9 को देखिए, फॉर्म को देखिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो किसी से डिस्कस कीजिए और 10-11 तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है डीएनबी में आपने देख लिया, अब आपको जो राउंड नंबर फर्स्ट में जो आप चॉइस फिलिंग के लिए जा रहे हो, आपको देखना है कि अगर आप अच्छी रैंक के अंदर बैठे हो, 10,000 के अंदर रैंक के अंदर बैठे हो, या 20,000 की रैंक से काउंसलिंग कर रहे हो, या 30,000 की रैंक से काउंसलिंग कर रहे हो, तो हम अपनी चॉइस फिलिंग को किस हिसाब से डिज़ाइन करें। बिकॉज एक तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, डीएनबी के अंदर सभी बच्चे अच्छे सिटीज़ में, अच्छे मेजर हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं। अगर आप एक मेजॉरिटी से पूछोगे, 70% से 80% मेजॉरिटी यही बोलेगी कि आई वांट टू गो टू दिल्ली, आई वांट टू गो टू नागपुर, आई वांट टू गो टू पूना, मुंबई, बेंगलोर, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, केरला, इन सब जगह पे मैं जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इन सब जगह पे मैं जाके एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया, एक साइकोलॉजी पता चल गई कि ह्यूमंस की क्या साइकोलॉजी है, कहाँ के हिसाब से ये चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि आपकी कंडीशन थोड़ी सी डाइसी है, यानी कि यू आर ट्राइंग फॉर द रेडियोलॉजी एंड यू आर सिटिंग ऑन 7,000 रैंक, आप देख रहे हो कि मैं मेडिसिन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं 15,000 रैंक से आ रहा हूँ या 16,000 रैंक से आ रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप देख रहे हो कि मैं अच्छे सब्जेक्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरी रैंक पीछे, तो मैं क्या चीज़ रखूँ। तो आप थोड़ा सा एंटीबायोटिक अप्रोच रखो। एंटीबायोटिक अप्रोच मतलब कि जो कंडीशन जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम उससे रिवर्स करें, यानी कि मैक्सिमम लोग अच्छे कॉलेजेस, अच्छे सिटीज़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे अच्छे हॉस्पिटल अच्छे सिटीज़ में हैं, आउटस्कर्ट्स में भी आपको अच्छे मिलेंगे, तो हम उसके अपोजिट अप्रोच रखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे सिटीज़ को छोड़ देंगे, हमको अपनी चॉइस फिलिंग के चार्ट को थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा। जो हम अपनी चॉइस फिलिंग 10, 12, 20, 25 कॉलेज डाल लेते हैं, अब हमको उसको स्ट्रेच करके 60, 65, 70, 80 कॉलेज कर लेना है। हमको अच्छे जो कॉलेज हैं स्टार्टिंग में डालने हैं, फिर एक हायरार्की से 1 by 1 करके नीचे तक आना है। आप इस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर लेना। चॉइस फिलिंग से पहले आपको काफ़ी होमवर्क करना है हॉस्पिटल्स के ऊपर। आप अपने हॉस्पिटल्स को 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हो। ये ए लेयर के कॉलेज है, इस ए टायर के कॉलेजेस हैं, इसके अंदर हमने इन हॉस्पिटल्स को रखा है, इसको हमने बी के अंदर रखा है, इसको हमने सी के अंदर रखा है। दिस विल बी इंडिविजुअल होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट बिफोर द चॉइस फिलिंग। आप इस हिसाब से 3 लेयर बना लेना और फिर आप उस हिसाब से चॉइसेस को लगाओ। आप ये मत सोचो कि ठीक है मैं इसको नहीं लगाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। आप देख लो फ्री एग्जिट है, आपको सीट मिल रही है, आप छोड़ के आगे जा सकते हो। तो आप इस हिसाब से आप इसको चॉइसेस को लगाओ, ऊपर से लेके ए टायर, बी टायर, 3 टायर करके लगाइए। फिर आप देख रहे हो कि अगर आपको ए टायर में अलॉटमेंट मिला है, आप दौड़ के जाके अलॉटमेंट लो, सीट लो। बी टायर में मिला है तो अभी आपको सोचना है कि यार इस सीट को छोड़ने से पहले मैं सोच लूँ कि क्या इस सीट को मैं छोड़ूंगा तो ये तो श्योर है कि इस सीट को कोई और दूसरा बच्चा लेके जाएगा और अच्छी सीटें निकलती जा रही हैं, तो क्या मैं सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अच्छी सीट पा पाऊंगा? बहुत कम चांसेस हैं ये अच्छी सीट सेकंड या थर्ड राउंड में पा पाऊंगा। तो इस हिसाब से आप देख के चलो। और अगर आप देख रहे हो कि मैं सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीट को छोड़ देना है, आप ऑटोमेटिकली फर्दर राउंड में चले जाओगे। तो इस हिसाब से आपको डीएनबी की अप्रोच रख के चलनी है, बहुत ही सिंपल अप्रोच लेके चलनी है। कोशिश करें कि मॉपअप राउंड तक ना जाएं, जितना भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 तक आप अपनी सीट को निकालने की कोशिश करें। बिकॉज इस बार कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है, लॉकडाउन है, बाहर का मूवमेंट हो नहीं सकता, फिजिकल मूवमेंट हो नहीं सकता, तो गवर्नमेंट और काउंसलिंग अथॉरिटीज़ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के ही स्टूडेंट को रोकेंगी और उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। और जो मेन चैलेंज रहता है काउंसलिंग अथॉरिटी का कि सीट की वेस्टेज ना हो, एक सीट एक ही बच्चा 2 जगह 3 जगह पर एडमिशन लेके ना बैठा हो, इसलिए सीट को खाली कराना भी काफ़ी ज़रूरी है। सपोज़ के लिए जैसे डीएनबी का रूल है, अभी आपने देखा कि स्टेट में से एडमिशन लेने के लिए तो आप डीम की सीट को छोड़ के आ रहे हो या
ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ के आ रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी स्मार्ट हैं, आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो सेम स्टूडेंट है, एक ही बच्चे ने 4 जगह पे फॉर्म फिल करके रखा है, उसका अलॉटमेंट यूपी में भी आ रहा है, उसका अलॉटमेंट राजस्थान में भी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी वो अलॉटमेंट निकाल रहा है, उत्तराखंड में भी अलॉटमेंट निकाल रहा है। तो पहले राउंड का तो ये चीज़ क्लियर था कि चलो फ्री एग्जिट है, मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो गवर्नमेंट भी ये चीज़ को ट्रैक कर रही है कि इस बच्चे के पास 3 सीट हैं या 4 सीट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी सीटों को रखते हुए एक सीट के लिए और जाओ। तो ये रूल तो बिल्कुल बनेगा कि अगर आप डीएनबी की भी सीट को लेने जा रहे हो तो बिफोर डैट जो आपके सीट इन हैंड है उसको आप छोड़ करके आओगे, उस सीट का आप रिलीविंग दोगे, उसके बाद यू विल बी कमिंग ईयर। तो ऐसे में डिसीज़न अल्टीमेटली स्टूडेंट का ही रहने वाला है कि कहाँ पर मुझे रुक जाना है और कहाँ पर कौन सी सीट को लेकर मुझे इस काउंसलिंग से बाहर निकल जाना है। ऐसा ना हो कि हम अपना खुद से इतना ज़्यादा मैसी कर लें कि काउंसलिंग के बीच में हम जाके फंस जाए कि हमारे पास अच्छी सीटें आई थी, हम वो सीटें निकल गई और अब हमारे पास सीट नहीं है, या हमको कंप्रोमाइज़ करके एक बी या सी ग्रेड कॉलेज में जाना पड़ रहा है या नीचे जगह सब्जेक्ट लेना पड़ रहा है। इस हिसाब से आप लेकर चलना। जो बच्चे डीएनबी की काउंसलिंग के अंदर उतरेंगे और जिनकी हाई रैंक्स है, जो 30,000 है, 35,000 रैंक वाले बच्चे उतरेंगे, 25,000 वाले उतरेंगे, आप लोग की अप्रोच क्या है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट खींच देने पहले राउंड के अंदर। ऊपर से स्टार्ट करिए, नीचे तक आइए, कोशिश करिए। देखिए आपके पास 30,000 की रैंक है, अगर आपके पास बजट है, इफ़ यू कैन पे द ट्यूशन फीसेज ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द MSMMD एंड स्टार्ट योर कैरियर ओवर देयर। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीज़न आपके पास ट्यूशन फीसेस की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आप डीएनबी की काउंसलिंग करने आ रहे हो, तो आप देखो कि अगर यू आर इवन गेटिंग रेडियोथेरेपी, यू आर गेटिंग एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ENT, कुछ भी मेरे हाथ में आ रहा है, तो मुझे ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिलना था ये सब्जेक्ट, मुझे ये सब्जेक्ट मेरे स्टेट कोटा से नहीं मिलना था, डीएनबी में दिया है, तो बहुत सोच समझ के उस सब्जेक्ट को आप छोड़ना और आगे के लिए जाना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट ईयर के डाटा को पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करोगे कि ऐसा होगा कि सेम वहीं कट ऑफ जाएंगे, तो ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। और डीएनबी की काउंसलिंग का बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच ये है कि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले आपके पास मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स में यू कैन सी कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर राउंड। अभी तक तो बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ 4,000 से ज़्यादा सीटें हैं जो डीएनबी में आने वाली हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि पहले राउंड में कितनी सीटें आती हैं। तो पहले राउंड में आपके पास 4 दिन का टाइम है चॉइस फिलिंग करने के लिए। आई थिंक 18 से 21 तक चॉइस फिलिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 तक सीट मैट्रिक्स लग जानी चाहिए। सीट मैट्रिक्स लगने के बाद ही आप लोग को वहाँ पे अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना है। यू हैव टू फिल्टर आउट द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अकॉर्डिंग नॉट जस्ट टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर ऑल्सो यू हैव टू सी कि क्या स्कोर है, क्या मिल सकता है। उसके बाद आपने वो मैट्रिक्स देखा, चॉइस फिलिंग बना दी। अब राउंड नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले फिर आपके पास मैट्रिक्स आएगी, फिर आप देख पाओगे, आपके पास डबल आइडिया है कि राउंड नंबर 1 कहाँ तक ख़त्म हुआ था, कितनी सीटें ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। और इसमें वर्चुअल वैकेंसी तो चलेगी नहीं, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक अपग्रेडेशन। अब राउंड नंबर 2 में हम क्या अपग्रेड रखें, तो फिर हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना है। राउंड नंबर 3 में जाएंगे, उससे पहले फिर आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, तो फिर आप देख सकते हो कि इस राउंड के लिए कितनी सीटें आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये राउंड आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थर्ड और फोर्थ राउंड में सीटें और धीमे धीमे कम होंगी। तो कोशिश करिए कि इफ़ यू कैन go out with the seat in the round number 2 max to max in the round number 2, that will be a good approach for the DNB. If the students are finding the problem for doing the DNB counseling और आप थोड़ा सा मैसी लग रहा है, you can contact us and take our services especially for the DNB counseling. We will be guiding you that how to approach for the DNB counseling. ये सब चीज़ें देख के आपको काउंसलिंग करना है। आप सबसे मेन चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट को इस मोमेंट पे कैसे चीज़ देखनी है। राउंड नंबर 1 ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 आपका 8 से आपने देखा कि डीएनबी के रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहे हैं और 8 तक हमारा एमसीसी का है। 8 से लेकर 17 तारीख तक नियर अबाउट 9 दिन का टाइम है, डीएनबी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 99.99% चांसेस है कि डीएनबी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले पहले इन अ मिड टाइम हमारा एमसीसी का राउंड नंबर 2 का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं राउंड नंबर 1 के बीच में जाते जाते स्टेट भी राउंड नंबर 2 में आ जाएंगे। तो पैरेलल साइड में काउंसलिंग चल रही है। आपकी डीएनबी की काउंसलिंग एक साइड चलेगी, ऑल इंडिया वाला एमसीसी की काउंसलिंग एक तरफ चलेगी और स्टेट की काउंसलिंग एक तरफ चलेगी। आपका इंडिविजुअल स्टेट अलग चलेगा और अगर आप ओपन स्टेट के लिए गए हैं तो चौथा आपकी काउंसलिंग एक अलग होगी। तो एक स्टूडेंट है, 4 आपके पास काउंसलिंग है, उस सबको आपको इक्वली बैलेंस आउट करना है। आपको डीएनबी को भी देखना है, अपने होम स्टेट की काउंसलिंग को भी देखना है, अगर आप ओपन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस स्टेट को भी देखना है और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सारी काउंसलिंग करनी है,
है, हमको ये देखना है अकॉर्डिंग टू माय स्कोर मुझे कहाँ पे सीट मिल सकती है। प्राइवेट में ये फीसेस मिल रही हैं, क्या इतनी फीसेस दे सकता हूँ, तो अच्छी बात है, मैं वहाँ पे जाके सिंपल सीट ले लेता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको चारों जगह पे काउंसलिंग करनी है, उसको आप सॉर्ट आउट करिए, कोशिश करिए कि इसमें से 2 जगह पे हम काउंसलिंग करें और जो बेस्ट सीट है उसमें से निकालें। ये यहाँ पे अब थोड़ा सा चीज़ प्रॉब्लम आएगी बच्चों के साथ कि उनको ये काउंसलिंग का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो स्टूडेंट ने कूल होकर आराम से फर्स्ट राउंड में अपना एमसीसी की काउंसलिंग करी, एमसीसी का रिजल्ट आया, उसके बाद देखा अब आप लोग स्टेट के पास गए। लेकिन अब जब एक साथ डीएनबी की काउंसलिंग चलेगी, उसी के साथ आपकी डीम की काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग चलेगी, आपका स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही है और ओपन स्टेट पे भी जाना है वो भी काउंसलिंग चल रही है। यू हैव टू चेक इट आउट, पहले ही आपको देख लेना है, आपको ट्राई नहीं करना है कि इन विच काउंसलिंग आई शुड गो, बिकॉज वी मस्ट नो कि हमको आगे जाना है तो कौन सा रास्ता हमको चुनना है। ऐसा नहीं कि जो रास्ता मिलेगा हम उधर चले जाएंगे, दिस इज समथिंग वॉकिंग इन द डार्कनेस। तो यू हैव टू फिल्टर आउट द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू कि कौन सी काउंसलिंग को हमको जाना है। इफ़ यू आर लैकिंग इन द बजट और आपके पास थोड़ी सी हाई रैंक है, आप नहीं जा पा रहे हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, डीम इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार डीएनबी इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, काफ़ी बच्चे इस बार डीएनबी की तरफ काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठी है। तो इसको भी देख के चलो कि अगर आपको स्टेट में या कहीं पे बेटर सीट मिल रही है तो यू शुड गो विद दैट सीट, आप उसके साथ आप जिस सीटों के साथ जाओ। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज करके चलो। तो काउंसलिंग में अभी बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ आया निकल गया। बच्चे को बस हर साल ये चीज़ होती है कि सीट मिलती है, बच्चा सीट छोड़ता है, तो हमको ये देख लेना है कि अगर हम सीट छोड़ रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा, क्या नेक्स्ट सीट हमको जो मिलेगी इससे ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। अगर हम सीट छोड़ रहे हैं तो हमने यहाँ की पेनल्टी दी, तो हमने सीट छोड़ी और नेक्स्ट सीट ली और थोड़ी कॉस्टली सीट ली और पेनल्टी दी, तो आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, हमने कुछ सही नहीं किया, पेनल्टी भी जा रही है, फीस भी ज़्यादा लगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड काउंसलिंग। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी काउंसलिंग? अच्छी काउंसलिंग, स्मार्ट काउंसलिंग क्या होती है कि नो पेनल्टीज़, कहीं पे सिक्योरिटी ना लगे, मिनिमम ट्यूशन फीस वाला कॉलेज मिले, एक अच्छा ब्रांड नेम मिले, ये अच्छी काउंसलिंग कहलाती है। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हर जगह पे सही नहीं रहते हैं, कंक्लूजन बहुत करना है, बिकॉज अभी तो घर से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, फिजिकली आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है सोशल मीडिया से, अलग अलग चैनल से मिल रही है, डिफरेंट ग्रुप से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए डेंजरस होती है। तो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको फ़िल्टर आउट ज़रूर करना है, उसको कंक्लूजन ज़रूर करना है कि यार इसमें कौन सी चीज़ हमारे मतलब की है, कौन सी चीज़ फालतू है, उसको मैं बाहर ही छोड़ देता हूँ। ये सब चीज़ों को देख के आप करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। होपफुली जिन बच्चों को सीटें अभी एमपी में मिलेंगी वो सीटें नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ट्यूशन फीस कम है। महाराष्ट्र में जिन बच्चों को सीट्स मिलेंगी स्टेट कोटा के अंदर, वो सीट्स को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ट्यूशन फीस कम है। हो सकता हो महाराष्ट्र में आई कोटा के अंदर मिले तो वो सीट्स को स्टूडेंट छोड़ सकता है, लेकिन स्टेट कोटा को नहीं छोड़ेगा। गुजरात की भी ट्यूशन फीस थोड़ी सी एवरेज थी, वो भी सीट कम ही रिटेन होगी। बिहार की अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी सीट रिटेंशन ज़्यादा नहीं होगा, उधर भी बच्चा स्टिक होकर आएगा। यूपी में भी जो सीट मिली है वो भी बच्चा ज़्यादा सीट नहीं छोड़ेगा। पंजाब की भी राउंड नंबर फर्स्ट की काउंसलिंग हो चुकी है, 14,90,000 फीस थी। आदेश मेडिकल कॉलेज की ओपन स्टेट था, ओपन मेरिट के अंदर अलॉटमेंट हुआ है, इसमें इधर भी बच्चा ज़्यादा सीट नहीं छोड़ के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी हाई ट्यूशन फीस वाले जो कॉलेजेस है उसी को छोड़ा है। हरियाणा राउंड नंबर 2 में अच्छी सीटें देगा, राजस्थान राउंड नंबर 2 में अच्छी सीटें देगा, यूपी भी थोड़ी बहुत सीटें अभी दे सकता है। तो इस हिसाब से आप देख के चलो ओपन स्टेट को और अपने स्टेट को। अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड को देखने के बाद बिल्कुल एनालिसिस करना अपनी रैंक लेके कि मेरी रैंक ये है, जिस सब्जेक्ट में मैं ट्राई कर रहा था उस सब्जेक्ट में लास्ट अलॉटमेंट कितने नंबर पे गया है मेरी कैटेगरी के अंदर, क्या इस स्टेट के अंदर में राउंड नंबर 2 में या राउंड नंबर 3 में मुझे सीट आने की चांसेस हैं। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। काफ़ी बच्चे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर क्या ये 5,000 ऊपर तक चला जाएगा? भारतीय विद्यापीठ में 27,000 पे ऑर्थोपैडिक खत्म हुआ है, तो क्या सर 35,000 पे राउंड नंबर 2 पे मिल जाएगा? इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस होता है लेकिन एक मार्जिनल रहता है। 27 है, माइट बी इट कैन बी 28, 29। उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी इंडिविजुअल कॉलेज। चॉइस फिलिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास इलास्टिसिटी दे रखी है कि आपने इसको लगाया, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, 4 पे लगाया, इधर नहीं तो इधर मिलना चाहिए, इधर नहीं तो इधर मिलना चाहिए। लेकिन आप उसकी हायरार्की क्रोनोलॉजी ऐसे बना के रखिए कि जो बेस्ट है उसको लेके चलिए। चॉइस फिलिंग के ऊपर एक लेक्चर किया था, काफ़ी लोग शायद उनसे मिस हो गया। काफ़ी स्टूडेंट आज भी पूछते हैं कि सर जिस कॉलेज में कॉलेज मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसको ऊपर लगाएं, ऐसा हम करें? नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चॉइस फिलिंग का एक सिंपल, क्योंकि सारी काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट होता है चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग का दोबारा से शेयर करते हैं कि सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग का तरीका क्या रहता है।
चॉइस फिलिंग में आप लोग की जब भी चॉइस फिलिंग को चेक किया जाता है, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक सर्वर चेक करता है, मैन्युअली चेक नहीं होता है। तो आप लोग के स्कोर के हिसाब से नहीं चेक होता है, आप लोग की रैंक के हिसाब से चेक होता है। आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से चेक होगा, या तो आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आपका नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक आई है वो बिल्कुल यूनिक होती है, यानी कि जो एक बंदे की रैंक है वो दूसरे बंदे की रैंक नहीं हो सकती। तो 1 to 1 होता है। अब सपोज़ कर लिए आपका रैंक पे अलॉटमेंट जो आपने चॉइस फिलिंग दी है उसको चेक कर रहा है, तो आपने जो नंबर 1 पे देख के रखा है पहले वो नंबर 1 देखेगा, अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल होगी तो वही सीट का अलॉटमेंट दे देगा, फिर नीचे वाला वो चेक ही नहीं करेगा। इन केस आपने 1 से लेकर 20 डाल के रखे हैं और 5 नंबर वाला अवेलेबल है तो 5 नंबर वाला दे देगा। पहले उसने 4 चेक किए, पहले 4 फिनिश हो चुके थे, 5 नंबर वाला अवेलेबल था तो 5 नंबर वाले पे आपको अलॉटमेंट दे देगा, और 6 से लेकर 20 तक देखेगा नहीं। इसलिए चॉइस फिलिंग में सिंपल सा एक आइडिया, आप सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो बेस्ट है उसको आप टॉप पे रखो और धीमे धीमे लेके आओ। इसी अकॉर्डिंग आपको दोनों पैरामीटर्स पे देखना है, बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट सब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप ऊपर से नीचे आके आओ कि अगर हाँ इधर मिल सकता है तो मिल जाए, नहीं मिल सकता है तो चलो इसमें मिल जाए, इसमें नहीं मिल सकता है तो इसमें मिल जाए, वरना तो इसमें मिल जाए। इस तरह से आपको 1 to 1 स्टेप आपको ऊपर से लेके नीचे आना है। दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द चॉइस फिलिंग। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज तो मुझे मिलेगा नहीं, इसमें मिलने की ज़्यादा चांसेस लग रही हैं इसलिए इसको डाल देता हूँ, इस कॉलेज को नहीं डालता हूँ। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप उसको डाल सकते हो, नो इश्यूज़। लक बाई चांस अगर किसी ने कोई चॉइस फिलिंग गलत करी तो उस कंडीशन में आपको वो कॉलेज आ सकता है, इस हिसाब से आप बनाइए। तो इवन यू आर गोइंग फॉर द DNB चॉइस फिलिंग, सो इन द DNB चॉइस फिलिंग अगर आप देख रहे हो कि आपके पास 15,000 की रैंक है और आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि यू आर पुटिंग द रेडियो और डर्मा आप वहाँ पर डाल रहे हो या पीडियाटिक्स आप वहाँ पर डाल रहे हो, तो बिल्कुल आप डाल सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज नो बडी नोज वॉट, काउंसलिंग कैसे आपकी आगे बढ़ती है, जो एक एक स्टूडेंट कर रहे हो उनका जो रिफ्लेक्शन होता है उसी से काउंसलिंग डाइवर्ट होती है। तो यू डोंट नो व्हाट द अदर स्टूडेंट इज थिंकिंग और वो कैसे चॉइस फिलिंग में करेगा, इस हिसाब से आप देके चलिए। तो DNB की काउंसलिंग को सिंपल लेके चलना है। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सेशन कीजिए, इसके ऊपर कुछ समझाइए। तो DNB की काउंसलिंग में फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि रजिस्ट्रेशन करा के रख लेना है, सिंपल। उसके बाद जो हमारी सीट मैट्रिक्स आएगी उसके ऊपर एक अच्छा वर्कआउट करना है अपने हिसाब से। सीट मैट्रिक्स को हमको अलग अलग लेवल में A टायर, B टायर, 3 टायर ऐसे करके हमको कॉलेजेस हॉस्पिटल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अपने पास रख लेना है। चॉइस फिलिंग से पहले आप सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं, आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करिए। आने के बाद आपको लगता है कि सीट जो आपको अलॉट होके आई, आप फिर उस समय देखो कि क्या स्टेट से या कहीं पे हमको इससे बेटर मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो आप उस सीट को फ्रीज करके काउंसलिंग से बाहर हो जाइए। इन केस अगर आप सीट को छोड़ रहे हो तो बहुत कुछ देख के समझ के फिर आप सीट को छोड़ते हैं तो ही राउंड नंबर 2 में आओगे। सीट लेना है या नहीं लेना है बहुत अच्छे और क्विक डिसीजन होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपने येस कर दिया उसके बाद आप नो कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप पूरी काउंसलिंग से डिबार हो सकते हो और बाहर हो सकते हो, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक अपग्रेडेशन इन द DNB काउंसलिंग। या तो आप सीट लो या तो आप सीट छोड़ो, सीट छोड़ोगे तभी वो सीट खाली होकर दूसरे बच्चे के लिए आएगी, सिंपल सा रूल है। इसलिए अपग्रेडेशन को हटा दिया गया है DNB से, बिकॉज इसमें क्या होता है कि सीट होल्डिंग बनी रहती है। अपग्रेड में बच्चे ने एक सीट रखी है, दूसरी सीट के लिए ट्राई कर रहा है, उसके बाद स्टेट में भी साइड कर रहा है। तो इस बार जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ ने रूल बनाए इससे काफ़ी देखने को पता चल रहा है कि वो बिल्कुल सीट ब्लॉकिंग के पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट को और काउंसलिंग करनी है, बिल्कुल काउंसलिंग करिए, लेकिन जो सीट आपको मिली है पहले उस सीट को रिज़ाइन करिए, फिर आप दूसरी सीट को के ऊपर जाइए। तो इन सब चीज़ों को आप देख के चलना है। सीट का जो चॉइस फिलिंग चल रही है काफ़ी स्टेट में ये भी देख के चल रहा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी अच्छी खासी सीटें निकल के जाएंगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी हाई फीसस में अच्छे डिपार्टमेंट में सीट्स खाली रहेंगी, रेडियो में, मेडिसिन में भी आपको सीटें मिलेंगी, डर्मा में भी सीटें मिल सकती हैं स्ट्रे के अंदर। और स्टूडेंट्स अभी जो आपके सामने एट प्रेजेंट काउंसलिंग है उसके अंदर आप देखें DNB के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। डीम्ड की काउंसलिंग, MCC की काउंसलिंग होपफुली 10-11 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। उस काउंसलिंग को अच्छे से देखिए और अपने स्टेट की काउंसलिंग को अच्छे से देखिए। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अप्रोच रखें, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मत पूछने की कोशिश करिए कि हमको क्या इस पे ये चीज़ मिल जाएगा। हम आपको ये नहीं बता सकते कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या हो जाएगा, लेकिन हम क्या किया जा सकता है अभी की कंडीशन में वो बिल्कुल आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि अभी क्या परफेक्ट है वो आप करोगे और सही तरीके से करोगे तो बिल्कुल 100% सीट भी आपको मिलेगी। So all the very best to all the students those who have got the counseling, and all the very best to all the students those who are still in the counseling, and do the things logically. Don't follow
एनी पर्सन जो कोई बंदा कर रहा है उसको 100% कॉपी नहीं कर लेना है, उसको देखना है, सुनना है, समझना है और अपना ये देखना है कि यार उसकी रैंक अलग है, मेरी रैंक अलग है, ही कैन पे द फीसेस, आई कांट पे द फीसेस। तो उसका फॉर्मूला मैं अगर अपने ऊपर एप्लीकेबल करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊँगा। तो व्हाट इज़ माई फॉर्मूला, ठीक है, इस हिसाब से ये सब चीज़ों को देखिए और आगे आप काउंसलिंग के लिए बढ़िए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।